एपिसोड 657। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए शख्स ने आईना देखकर अपने चेहरे का जायजा लिया। फिर उसे मेज की दराज में रखकर दोनों हाथ कुर्सी के दस्ते पर रखकर सीधा बैठ गया। थोड़ी देर बाद इत्तला मिली, पारस कार समेत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस गैराज नुमा ट्रेलर के अंदर चला गया है और उस ट्रेलर को पीछे से बंद कर दिया गया है। ये इत्तला मिलते ही कैमरे की दूसरी लाइट्स ऑन हो गई, कैमरा भी ऑन हो गया। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए शख्स ने हंसते हुए कैमरे की तरफ देखा, गोया कि वो टीवी स्क्रीन के जरिए फरजाना और डमी पारस को उस गैराज नुमा ट्रेलर के अंदर देख रहा था और उनसे कह रहा था, मुझे देखकर भी पहचान नहीं सकोगे, मैं जेरी जैकब हूं। ये मेरा असली चेहरा नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले वालिदैन को वार्निंग देना चाहता हूं। अगर उन्होंने यहाँ शहर में अपने वसी जरा इख्तियार करने या तुम्हारी रिहाई के लिए कोई अमली कदम उठाने या कानून का सहारा लेने की कोशिश की तो वो बॉम्ब जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बैग में है अचानक ब्लास्ट हो जाएगा। पारस खिड़की के पास खड़ा सुन रहा था और समझ रहा था। फरजाना डमी पारस के साथ गैराज नुमा ट्रॉलर की आनी चार दीवारी में कैद है। उस बम को निकाल कर कहीं फेंक नहीं सकती। फेंकेगी तो वो आनी चार दीवारी के अंदर ही गिरेगा। जेरी जैकब ने कहा, पारस तुम वही हो ना जिसने मुझे फ़ोन पर इत्तला दी थी कि रसवंती मेरे ख़ास मुलाजिम के दिमाग पर हावी हो गई है। मैं हैरान हूँ, तुमने अपनी माँ के खिलाफ मुझे क्यों होशियार किया? तुम उसके ज़रिए बड़ी आसानी से मुझ तक पहुँच सकते थे। एक स्पीकर के ज़रिए डमी पारस की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मैं अपने टेलीपैथी जानने वाले वालिदैन का सहारा नहीं लेता। मैं अपनी जहानत और सलाहियतों के बलबूते पर तुम्हारे पास पहुँचना चाहता था। उधर डमी पारस बोल रहा था। इधर पारस खिड़की के पास चारों हाथ पांव फर्श पर टेक कर चुप किया था। फिर इसी तरह हाथ पांव से चलता हुआ दरवाजे तक आया था। वहां से टीवी कैमरा और दो अशखास नजर आ रहे थे। एक शख्स कैमरे की आंख से आंख लगाए खड़ा था, दरवाजे से आने वालों को नहीं देख सकता था। दूसरा शख्स दूसरी तरफ मुंह किए साउंड मशीन के जरिए अपने बॉस की आवाज़ डमी पारस तक पहुंचा रहा था। पारस दरवाजे से रेंगता हुआ जेरी जैकब की रिवॉल्विंग चेयर के पीछे रुक गया। वो रिवॉल्विंग चेयर पर शाहाना अंदाज में बैठा हुआ कह रहा था, तुम ऐसी जगह कैद हो जहां रिहाई पाने के लिए न तुम्हारी जहानत काम आएगी और न ही तुम्हारे वालिदैन की गैर मामूली सलाहियतें तुम्हें बचा सकेंगी। इसके जवाब में डमी पारस का कहकहा सुनाई दिया। वो हंसते हुए कह रहा था, ये देखो, मैंने बॉम्ब वाला थैला उठाकर अपनी गोद में रख लिया है, मगर खुदा की कसम तुम पारस को नहीं मार सकोगे, क्योंकि पारस यहाँ नहीं वहां तुम्हारे पास है। फौरन उठो और देखो, मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है। जेरी जैकब को जैसे बिजली का तार छू गया हो। उसके जहन को एक झटका सा लगा। वो एकदम से उछलकर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तो पारस रिवॉल्विंग चेयर के पीछे से तुलू होकर अपना चेहरा ठीक उसके चेहरे के सामने ले आया। उसके हलक से एक चीख निकली। वो पीछे की तरफ किया, फिर मेज से टकराकर नीचे गिरने ही वाला था कि पारस ने उसका गिरेबान पकड़कर अपनी तरफ खींचा। फिर रिवॉल्वर की जद पर रखते हुए बोला, अगर तुम दोनों अपने बॉस के वफादार हो और उसके लिए अपनी जान देना चाहते हो तो कोई हरकत करो, मैं तुम्हारी वफादारी और जानिसारी की हसरत पूरी कर दूंगा। जेरी जैकब ने हकलाते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? पारस ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुमने गैराज की चार दीवारी में कैद कर दिया है। इसे अजब तमाशा कहते हैं। तुमने मेरी मौत बनकर मुझे वहां कैद किया, मैं तुम्हारी मौत बनकर यहां पहुंच गया हूं। ये कहकर उसने गिरेबान छोड़ दिया। फिर उसी हाथ से अपने चेहरे से मास्क उतार दिया। अब पारस का असली चेहरा जेरी जैकब के सामने था। जेरी जैकब कभी पारस को और कभी रिवॉल्वर को देख रहा था। रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ था। उसी लम्हे पारस ने एक फायर किया। फायरिंग की फुसफुसी सी आवाज आई, लेकिन साउंड मशीन के पास खड़े हुए शख्स की चीख बहुत दूर तक गूंजती गई। वो तड़प कर फर्श पर गिर पड़ा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की हसरत ही रह गई थी। पारस ने कहा, जेरी, तुम्हारे आदमी ने सोचा था जितनी देर में मैं अपने चेहरे से मास्क हटाऊंगा उतनी देर में वो मुझे गोली मार देगा। देख लो, तुम्हारा जानिसार तुम्हारे लिए अपनी जान पर खेल गया। फिर उसने कैमरे के पास खड़े हुए शख्स से कहा, तुम्हारे पास भी यकीनन कोई हथियार होगा, उसे इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ पर जिंदगी की लकीर देख लेना। फरजाना खुश होकर कह रही थी, पारस मैं तुम्हें टीवी स्क्रीन पर देख रही हूं, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वो चाल चली जिसकी तवक्को कोई नहीं कर सकता था। तुम सिर्फ मेरी जिंदगी के ही नहीं, मेरी इतनी बड़ी दुनिया के भी हीरो हो। आई लव यू, आई लव यू। अचानक पारस ने सांस रोक ली। फिर जेरी जैकब को घूर कर कहा, क्या टेलीपैथी का हथियार आजमाना चाहते हो?
नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा था। हो सकता है तुम्हारे वालिदैन तुमसे कुछ कहना चाहते हो। पारस ने फिर उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, मेरे वालिदैन इतने नादान नहीं हैं। वो जानते हैं इस वक्त वो मेरे पास आएंगे तो तुम्हारे लिए भी इस दिमाग का दरवाज़ा खुलेगा। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं, मेरे अंदर पहुंचने की कोशिश ना करना, वरना मैं कुछ कहे सुने बगैर गोली मार दूंगा। अच्छे नौजवान, मुझ पर जुल्म करने से पहले सोचो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी तक मेरे कब्जे में है। तुम मेरी जान लोगे तो वो भी जान से जाएगी। मेरी एक महबूबा मरेगी तो सिर्फ मेरे एक दिल को चोट पहुंचेगी, और तुम जिंदा रहोगे तो सारी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। अच्छे नौजवान, हमारे दरमियान समझौता हो सकता है। मैं इस बात का मुआहदा कर सकता हूं कि मेरी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी तरफ से फरजाना ने कहा, पारस, तुम्हारे पापा मेरे दिमाग में हैं। वो कह रहे हैं वक्त ज़ाया ना करो, पहली फुर्सत में इसे गोली मार दो। तुम देर करोगे तो इसे अपने बचाव का मौका मिल जाएगा। मैं नादान बच्चा नहीं हूं। ये समझ रहा हूं कि हमारी आवाज़ सिर्फ तुम्हारे पास नहीं जा रही है, बल्कि इसके आदमी भी कहीं बैठे सुन रहे हैं। हो सकता है अब तक उन्होंने इस मकान का मुहासरा कर लिया हो। जेरी जैकब ने कहा, तुम समझदार हो, खूब सोच समझ कर मुझे गोली मारना, क्योंकि यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। मेरे आदमी जानते हैं कि मैं इलाका। वो अपनी बात पूरी न कर सका। इससे पहले ही पारस ने अपने रिवॉल्वर की नाल उसके मुंह में घुसेड़ दी। फिर कहा, मैं तुमसे यही उगलवाना चाहता था कि तुम्हारे आदमी इस खुफिया रिहाइशगाह का पता जानते हैं या नहीं। तुम अभी मुझे बातों में लगाकर उन्हें बताना चाहते थे कि ये कौन सा इलाका है और मकान का नंबर क्या है। फरजाना ने कहा, पारस, पापा कह रहे हैं कि अगर इसके आदमी खुफिया रिहाइशगाह का पता नहीं जानते तो फौरन इसे गोली मारकर वहां से निकल आओ। अपने लिए खतरा मोल लेना दानिशमंदी नहीं है। पारस ने कहा, और यह भी दानिशमंदी नहीं है कि हर दुश्मन को दुश्मन समझ लिया जाए। आखिर वो इंसान होते हैं, किसी दुश्मन के अंदर भी इंसानियत जाग सकती है। जेरी जैकब ने गिड़गिड़ा कर कहा, नौजवान, तुम तो कमाल की जहानत रखते हो। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरे अंदर इंसानियत है, और ये इंसानियत जाग चुकी है। मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूंगा। तुम अपने वालिदैन की टेलीपैथी का सहारा नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं। मैं अपनी टेलीपैथी के जरिए सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा। मैंने तुम्हें इसीलिए शिकार किया है। तुम अगर दिमाग पर जोर डालकर सोचो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैंने अपनी मामा रसवंती के खिलाफ तुम्हें होशियार क्यों किया था। मैं नहीं चाहता था तुम टेलीपैथी जानने वालों की गिरफ्त में आ जाओ। जेरी जैकब हाँ हाँ के अंदाज में सर हिलाकर बोला, बिल्कुल ठीक, मैं समझ रहा हूं, बल्कि बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं। तुम्हारे और तुम्हारे वालिदैन के दरमियान यकीनन कुछ ऐसे इख्तलाफात हैं जिन्हें शायद तुम बयान करना पसंद नहीं करोगे, लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। तुम अब भी कुछ नहीं समझे कि मैं तुम्हें मारना क्यों नहीं चाहता और तुम्हें दोस्त क्यों बनाना चाहता हूं। ये बात मैं तुम्हें समझा देना चाहता हूं, लेकिन हमारी बातें दूसरी तरफ सुनी जा रही हैं। पहले वो साउंड मशीन ऑफ कर दी जाए। जेरी जैकब ने कैमरे के पास खड़े हुए शख्स को हुक्म दिया, साउंड मशीन बंद कर दो। फरजाना की आवाज़ सुनाई दी, पारस, ये क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुझे बताओ, क्या मैं कैदी बनकर रहूंगी या आज़ाद हो जाऊंगी? तुम मुझसे कहाँ मुलाकात करोगे? वो शख्स तेजी से साउंड मशीन की तरफ गया, फिर बड़ी फुर्ती से एक एक बटन को ऑफ करने लगा। फिर उसने इतनी ही फुर्ती के साथ अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला। रिवॉल्वर निकालते ही उछलकर दूर फर्श पर जा गिरा, ताकि वहां गिरते ही लुढ़क कर पारस पर गोली चला दे। उस शख्स की तदबीर अच्छी थी, मगर तकदीर अच्छी नहीं थी। पारस ने पहले ही कह दिया था कि उसे हथियार निकालने से पहले अपने हाथ पर जिंदगी की लकीर देख लेनी चाहिए। पारस के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली उसकी पेशानी पर लगी थी और वो वहीं चारों शाने चित हो गया था। जेरी जैकब बुरी तरह सहमा हुआ था। पारस ने कहा, मैं दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन हूं। एक ही वक्त में बोलता किसी से हूं, देखता किसी को हूं और गोली किसी और को मारता हूं। अच्छे जवान, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये दोनों अहमक थे और अपनी हिमाकत के बाइस मर गए। ये अहमक नहीं थे, तुम थे। तुम मेरे सामने सहमे हुए खड़े हो, लेकिन ख्याल खानी के जरिए तुमने पहले साउंड मशीन वाले को मुझ पर गोली चलाने के लिए मजबूर किया। दूसरी बार तुमने उस कैमरामैन के दिमाग पर कब्जा जमाया और उसके जरिए गोली चलाने के सिलसिले में बड़ी जहानत का सबूत दिया, लेकिन अफसोस वो भी जान से किया। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने उसके दिमाग पर कब्जा नहीं जमाया था। उन्होंने अपनी मर्जी से तुम्हें मार डालने की कोशिश की थी। बहरहाल जो कुछ भी है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं तुम्हें इसी तरह मोहलत देता रहूंगा। तुम हर पहलू से अपने बचाव की तदबीर कर सकते हो और उन तदाबीर पर अमल कर सकते हो।
जब थक जाओ, हार जाओ तो मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देना। ये क्या कहते हो? मैं तो अभी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। मैं मानता हूं तुम बहुत अच्छा निशाना लगाते हो। तुम बहुत ज़हीन और हाजिर दिमाग हो। हम जितनी देर में तदबीर सोचते हैं उतनी देर में तुम कुछ ना कुछ कर गुजरते हो। मुझे तुम्हारे जैसे साथी की ज़रूरत है। मैं तुम्हें पाकर अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। अरे खुशनसीब इंसान, अब ये बता दे कि तेरे दूसरे जानिसार साथी इस मकान के चारों तरफ पहुंच चुके हैं या नहीं? वो चौंक कर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तुमने थोड़ी देर पहले मेरे मुंह में रिवॉल्वर की नाल घुसेड़ दी थी। मेरे साथियों को बताने से रोक दिया था। अब तो साउंड मशीन बंद हो चुकी है। मैं किस तरह अपने साथियों को मदद के लिए बुला सकता हूं? पारस ने सफाकी से घूर कर देखा, फिर कहा, मैं सोचता कुछ हूं, बोलता कुछ हूं और करता कुछ हूं। मैंने तुम्हारे मुंह में रिवॉल्वर की नाल ठूंस कर कहा था, तुम अपने साथियों को इस मकान का पता नहीं बताओगे। तुम भी खुश हो गए कि मैं अनाड़ी हूं और तुम्हारे फरेब में आ रहा हूं। लेकिन मैं पहले ही समझ रहा था तुम मुंह बंद करने के बाद ख्यालखानी के जरिए अपने आदमियों को यहां का पता बताओगे। वो लोग शायद यहां पहुंच चुके हैं। अब बताओ, तुम यहां से जिंदा जाओगे या मुर्दा? वो रिवॉल्वर को देखते हुए बोला, हम दोनों जिंदा जाएंगे। हम आपस में दोस्त हैं। मैंने अपने खास वफादारों को यहां बुलाया है। तुमसे उनका तारुफ कराऊंगा ताकि वो कभी तुम्हें नुकसान ना पहुंचाएं। तुम तारुफ नहीं कराओगे तब भी वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मेरी एक बात अच्छी तरह सुन लो, तुम इस मकान के दरवाजे से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। अगर तुम्हें जिंदगी प्यारी है और तुम वाकई मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो कोई खुफिया रास्ता बताओ। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोल रहा था। पारस ने कहा, तुम ख्यालखानी के जरिए अपने आदमियों को बताओगे कि अब किस रास्ते से मेरे साथ जाने वाले हो। अच्छे जवान, मैं तुमसे हर लम्हा मुतासिर हो रहा हूं। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। मैं हराम मौत मरना नहीं चाहता। तुमसे दोस्ती करूंगा। कसम खाकर कहता हूं कि हम जिस खुफिया रास्ते से निकलेंगे उसका इल्म मेरे सिवा किसी को नहीं है और ना ही मैं किसी वफादार को बताना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ तुम्हारे बारे में जानना चाहूंगा। तुम क्या जानना चाहते हो? तुम अपने वालिदैन की मुखालफत क्यों कर रहे हो? पारस ने गहरी सांस ली, फिर दर्द भरे अंदाज में कहा, तुम जानते हो कि फराद अली तैमूर के दो बेटे हैं। दोनों का नाम पारस है और उन दोनों के मुतालिक कोई ये नहीं जानता कि उनमें से उनका असल बेटा कौन है। हाँ, ये बात तो दोस्त दुश्मन सभी जानते हैं। दोनों पारस मुअम्मा बने हुए हैं। लेकिन अब यह मुअम्मा नहीं रहा। इस बात का सबूत मिल चुका है कि पारस अव्वल ही रसवंती और फराद अली तैमूर का बेटा है। इस सिलसिले में जितने सबूत हासिल हुए हैं उन्हें राज में रखा गया है। खास तौर पर मुझसे ये बात छुपाई गई है। वो जानते हैं कि मैं ज़हीन, हाजिर दिमाग और बहुत ही तेज़ व तर्रार हूँ। वो मुझे बेटा बनाए रखना चाहते हैं। वो एक मुंह से बेटा कहते हैं और दूसरे मुंह से हुक्म देते हैं कि तुम्हारे जैसे टेलीपैथी जानने वालों से टकराऊं, ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह व बर्बाद कर दूं। मैं ये करता आ रहा हूं, लेकिन मेरी जहानत सवाल करती है कि मैं कब तक इनके हाथों में खिलौना बना रहूंगा। जेरी जैकब ने कहा, यह बहुत अहम सवाल है। तुम्हें इसका जवाब जरूर सोचना चाहिए। हाँ, मैं सोच रहा हूं, इसीलिए तुमसे दोस्ती कर रहा हूं। मुझे भी एक टेलीपैथी जानने वाले साथी की जरूरत है। तुम्हारी बात दिल को लगती है और तुम्हारे वालिदैन से जो बुनियादी इख्तलाफात हैं उन्हें हर अकल तस्लीम करेगी। अगर मुझे मालूम होता कि तुम लावारिस हो, तुम्हें एक टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत है, तो मैं पहले ही खुद को पेश कर देता। बहरहाल मेरे दिल से शकूक व शुबहात मिट चुके हैं। मैं सच्चे दिल से दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। उसने हाथ बढ़ाया। पारस ने मुसाफा करते हुए कहा, अब खुफिया रास्ते से निकल चलो। ज़रा एक मिनट, मैं अपनी दोस्ती का पहला तोहफा तुम्हें देना चाहता हूँ और वो है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। मैं ख्यालखानी के ज़रिए उसे आज़ादी का हुक्म दे रहा हूँ। वो थोड़ी देर के लिए चुप रहा, खला में तकता रहा। फिर उसने दिमागी तौर पर हाजिर होकर कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को आज़ाद किया जा रहा है। तुम जहाँ चाहोगे उससे मिल सकोगे। मैं यहाँ से निकलने के बाद ही मिल सकूँगा। हाँ हाँ, बेशक बेशक। तुम यहाँ रिवॉल्विंग चेयर पर बैठो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। हम दोनों देखते ही देखते तहखाने में पहुँच जाएंगे। पारस ने इनकार में सर हिलाकर कहा, मैं तन्हा रिवॉल्विंग चेयर पर नहीं बैठूंगा। या तो हम दोनों बैठेंगे या हम दोनों ही खड़े रहेंगे। हाँ, मैं भूल गया था, एतमाद रफ्ता रफ्ता कायम होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे। जेरी जैकब ने रिवॉल्विंग चेयर के हैंडल को एक तरफ उठाया तो उसके नीचे एक दूसरा हैंडल था। उस हैंडल के साथ एक बटन था जिसे दबाते ही फर्श का वो हिस्सा नीचे की तरफ धंसने लगा।
उनके साथ रिवॉल्विंग चेयर भी नीचे जा रही थी। नीचे पहुंचते ही वो दोनों फर्श के उस हिस्से से उतर गए। वो हिस्सा फिर ऊपर की तरफ जाकर ऊपरी फर्श के बराबर हो गया। पारस ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। वो एक छोटा सा हॉल कमरा था। एक बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी में कई तरह के हथियार दिखाई दे रहे थे जो मुख्तलिफ रैकों में रखे हुए थे। एक तरफ खाने का वाफिर मिकदार में सामान मौजूद था। जेरी ने कहा, मैंने एहतियातन ये तमाम सामान यहाँ रखा है ताकि कभी महीनों छुप कर रहना पड़े तो किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मुझे यहाँ छुपने का शौक नहीं है, लिहाजा हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसने एक तरफ बढ़ते हुए कहा, यह जो सामने दीवार के साथ राइफल लगी हुई है ना, ये महज नुमाइशी है। इसके ट्रैगर को दबाने से फायरिंग नहीं होती, इसके नतीजे में कुछ और होता है। उसने करीब जाकर उस राइफल के ट्रैगर को दबा दिया। दीवार का वो हिस्सा दो हिस्सों में तकसीम होने लगा। सामने एक सुरंगनुमा रास्ता था। पारस ने पूछा, ये रास्ता कितना लंबा है? हमें ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। मेरे इस बंगले के बाद दूसरा बंगला है, दूसरे के बाद तीसरा, वो तीसरा बंगला भी मेरा ही है, और ये सुरंगनुमा रास्ता उसी बंगले में पहुंचकर खत्म हो जाता है। उस बंगले में कोई तो जरूर होगा। फिलहाल कोई नहीं है। जब मैं चाहता हूं तो किसी को वहां देखभाल के लिए रख लेता हूं। वो बातें करते हुए उस सुरंग से गुजर रहे थे। पारस ने कहा, उन आदमियों का क्या होगा जो तुम्हारे बंगले का मुहासरा किए हुए हैं? 1 मिनट की मोहलत दो, मैं उन सबको वहां से जाने का हुक्म देता हूं। वो खामोश रहकर ख्यालखानी के जरिए अपने आदमियों को हुक्म देने लगा कि वो मुहासरा तोड़कर चले जाएं। जब जरूरत होगी तो उन्हें तलब कर लिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर ही वो सुरंग के रास्ते से गुजरते हुए बंगले में पहुंच गए। पारस उसके साथ बंगले के एक एक हिस्से में जाकर देखने लगा। वहां कोई नहीं था। खिड़कियां अंदर से बंद थीं और दरवाजे मुकफ्फिल थे। उसने सामने वाली खिड़की को जरा खोलकर देखा। उस कोठी के अहाते के बाहर जो रास्ता था, वहां कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। जेरी जैकब ने कहा, ये मेरे आदमी हैं, मुहासरा तोड़कर जा रहे हैं। इस कोठी के पोर्च में एक कार खड़ी हुई थी। पारस ने पूछा, क्या इसकी चाबी तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे एक बेडरूम के सराहने वाली मेज की दराज में है। हम थोड़ी देर बाद यहां से निकलेंगे। पारस ने खिड़की को दोबारा अंदर से बंद करते हुए कहा, हमारे यहां से जाने और कुछ करने का कोई अहम मकसद होना चाहिए। सबसे बड़ा मकसद हमारी दोस्ती है। हमारी दोस्ती इसी तरह कायम रह सकती है कि हम दोनों अपनी अपनी जगह ताकतवर हों। मेरे पास अपनी जहानत और सलाहियतें हैं। तुम्हारे पास टेलीपैथी का हथियार है, लेकिन यह हथियार दूसरों के पास भी है। हमारी मालूमात के मुताबिक ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए 7 अफराद ने टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लिया है। उनमें से एक टेलीपैथी जानने वाला सुपर मास्टर मारा जा चुका है। दूसरे तुम हो। बाकी 5 अफराद कौन हैं, कहाँ रहते हैं, उनके नाम और पते क्या हैं, ये तुम मुझे बताओगे। क्या तुम उन्हें भी ट्रैप करना चाहते हो? हाँ, हमारी दुनिया में सभी खुदगरज हैं। कोई ये नहीं चाहता कि उससे ज्यादा ताकत दूसरा हासिल कर ले। मैं भी खुदगरज हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे वालिदैन के सिवा कोई और टेलीपैथी जानने वाला मौजूद रहे। वो बौखलाकर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुम अपने वालिदैन के दुश्मन थे। तुम उनके बेटे नहीं हो, तुम तो लावारिस हो। फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? लावारिस होगा तुम्हारा बाप। खुदा मेरी मामा और मेरे पापा को हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे। उनकी सलामती के लिए ही मैं तमाम टेलीपैथी जानने वाले शैतानों को खत्म कर देना चाहता हूं। लिहाजा इसकी इब्तदा हो रही है। इससे पहले कि तुम ख्यालखानी के जरिए अपने आदमियों को होशियार करो, आओ मेरे बाजुओं में झूल जाओ। ये कहते ही उसने रिवॉल्वर के दस्ते से उसके सर पर एक जोरदार सर्प लगाई। वो ऐसा भरपूर हमला था कि सर चकरा गया। वो आगे पीछे डगमगाते हुए कहीं ना कहीं गिरना ही चाहता था कि पारस ने उसे बाजुओं में संभाल लिया। वो अच्छा खासा घर था। अब अस्पताल नजर आ रहा था। टॉम मॉरिस, सैम मॉरिस, टॉम की बीवी और उसकी बेटी समार्था, सबकी मरहम पट्टी हो चुकी थी। सभी अपने अपने बिस्तरों पर पड़े हुए थे। उन 4 पहलवानों की भी मरहम पट्टी हो चुकी थी। डॉक्टर ने मरहम पट्टी करते वक्त हैरानी जाहिर की। आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? एक कमजोर ने 8 शहजोरों को किस तरह जख्मों से चूर कर दिया? वो 8 उसका जवाब दे सकते थे, लेकिन खामोश थे। मार खाने के बाद अपनी इंसल्ट महसूस कर रहे थे। डॉक्टर के सामने अपनी जबान नहीं खोलना चाहते थे। डॉक्टर ने कहा, टॉम मॉरिस, तुम ही कुछ बताओ, आखिर ये क्या माजरा है? पारस ने टॉम मॉरिस की हैसियत से जवाब दिया, डॉक्टर अंकल, मैं खुद नहीं जानता ये सब कुछ कैसे हो गया। अलबत्ता इतना जानता हूं कि घर से भागने के बाद एक साइंसदान के पल्ले पड़ गया था। उसने मुझे कुछ दवाएं खिलाईं, कुछ इंजेक्शन लगाए।
उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं आज से शहज़ोर हूँ। अगर मुझसे कोई नरमी के साथ गुफ्तगू करेगा तो मैं उसके साथ दोस्त बनकर रहूँगा, और कोई सख्ती करेगा तो दुश्मन बन जाऊँगा और जुनून में मुब्तला होकर उसकी बुरी तरह पिटाई करूँगा, और उस वक्त तक पिटाई करता रहूँगा जब तक मुझ पर पानी नहीं डाला जाएगा। डॉक्टर ने कहा, यह बड़ी अजीब सी बात है। यकीन तो नहीं आता कि किसी साइंसदान ने ऐसी दवा ईजाद की हो, लेकिन 8 जख्मियों को देखकर यकीन करना पड़ता है। फिर उसने टॉम मॉरिस से कहा, यह तो बड़ी आसान सी बात थी। अगर ये जवान जुनून में और जोश में आकर तुम्हारी पिटाई कर रहा था तो तुम में से कोई इस पर पानी डाल सकता था, ये फिर कमज़ोर हो जाता। इसके जवाब में सबके सर झुके हुए थे, कोई जवाब नहीं देना चाहता था। पारस ने कहा, मैं बताता हूँ। इन्होंने ये नुस्खा आजमाया था, मुझ पर पानी डालकर मुझे फिर नॉर्मल कर दिया था, लेकिन ये समझ रहे थे कि मैं फिर कमज़ोर हो गया हूँ। आप डॉक्टर हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि कमज़ोर होने और नॉर्मल होने में फ़र्क है। इन्होंने दोबारा मुझ पर जुल्म किया, फिर मुझ पर जुनून सवार हुआ तो मैंने इनकी पिटाई शुरू कर दी। डॉक्टर ने कहा, अच्छा अच्छा, अब समझा। पानी डालने के बाद तुम जुनून से बाज आ जाते हो और नॉर्मल हालत में रहते हो, लेकिन कोई तुम्हें छेड़े, कोई तुम पर सख्ती करे या तुम्हारी इंसल्ट करे तो तुम फिर तैश में आ जाते हो और फिर शहज़ोर बन जाते हो। जी हाँ, यही बात है। डॉक्टर हंसता हुआ चला गया। पारस ने पूछा, अंकल टॉम, अब इन 4 पहलवानों को रखोगे या छुट्टी दे दोगे? टॉम ने हिकारत से उन चारों को देखते हुए कहा, दफा हो जाओ यहां से, कभी इस बंगले का रुख न करना। वो चारों सर झुकाकर वापस चले गए। पारस ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर अपने वफादारों में से एक को मुखातिब किया, फिर टॉम और साम को सुनाने के लिए कहा, जनाब साइंसदान साहब, मैं डॉन मॉरिस बोल रहा हूं। आपने तो वाकई कमाल कर दिया। जो दवाएं खिलाई हैं और जैसे इंजेक्शन लगाए हैं, इससे तो ऐसा लगता है जैसे मैं अनकरीब सुपरमैन बनने वाला हूं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे लिए एक ऐसे आदमी का बंदोबस्त कर दें जो यहाँ मेरे खाने पीने का ख्याल रखे। मैं दुश्मनों के हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाऊंगा। दूसरी तरफ से वफादार ने पूछा, जनाब क्या बात है, आप मुझे साइंसदान कहकर मुखातिब कर रहे हैं? ये मसलहत अंदेशी है, जो कह रहा हूँ वो आप करें। ठीक है, मैं एक ऐसे काबिल एतमाद शख्स को आपके पास भेज रहा हूँ। पारस ने रिसीवर रखकर टॉम, साम और समार्था वगैरह की तरफ देखकर कहा, आज से तुम लोग अपने हाथ से पका कर खाओगे। तमाम मुलाजिमों को छुट्टी दे दो, मैं यहाँ ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं करता। वो हुक्म सादर करके डॉन मॉरिस के बेडरूम की तरफ चला गया। समार्था की माँ ने रोने के अंदाज में कहा, हम तो डूब रहे हैं, अब क्या होगा? पता नहीं वो कमबख्त साइंसदान कौन है। साम मॉरिस ने कहा, अरे वो कोई भी हो, हमें उसका पता चलाना होगा। टॉम मॉरिस ने कहा, हम बड़ी से बड़ी कीमत अदा करके उस साइंसदान से वो दवाएं और इंजेक्शन हासिल करके खुद भी शहज़ोर बन सकते हैं। समार्था ने कहा, लेकिन हम किस तरह पता चलाएंगे? कमबख्त ने ऐसी पिटाई की है कि हफ्तों बिस्तर से नहीं उठ सकेंगे। टॉम मॉरिस ने तमाम मुलाजिमों को बुलाकर कहा, आज से तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि दोबारा इस बंगले में मुलाजमत करो और तुम्हारी तनख्वाहें पहले से दुगनी हो जाएं, तो उस साइंसदान को तलाश करो जिसके पास ये डॉन मॉरिस गया था। तुम में से जो उसका सुराग लगाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। एक मुलाजिम ने कहा, जनाब अगर वाकई ये ऐसी ही दवा का करिश्मा है, कमज़ोर शहज़ोर बन जाता है और उसमें शैतानी क़ुव्वतें समा जाती हैं, तो ऐसी दवा को हासिल करने के लिए दुनिया का हर शख्स एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। दुनिया का हर शख्स उस साइंसदान को तलाश करेगा। हर एक की यही कोशिश होगी कि शहज़ोर बनने का नुस्खा हासिल हो जाए। मेरी भी यही ख्वाहिश है। मैं आज मुलाजिम हूँ, कल शहज़ोर बनकर आका बन सकता हूँ, लिहाजा मुझे मुंह मांगे इनाम की ज़रूरत नहीं है। जब आप मुलाजमत से निकाल ही रहे हैं तो मेरा आपका रिश्ता क्या रहा? मैं उस साइंसदान को अपने लिए तलाश करूँगा। ये कहकर वो चला गया। उसके पीछे दूसरे मुलाजिम भी चले गए। टॉम मॉरिस और उसका पूरा ख़ानदान गुस्से से तिलमिला रहा था। बेबसी से सोच रहा था कि आज वो इतने बेदस्तो पा हो गए हैं कि मुलाजिम भी सर चढ़कर बोल रहे हैं और अपने बदलते हुए तेवर दिखाकर जा रहे हैं। पारस ने सुबह 9 बजे उनकी पिटाई की थी। वो रात के 9 बजे तक अपने अपने कमरों में भूखे प्यासे पड़े रहे। उनका ख्याल था डॉन मॉरिस को उन पर रहम आ जाएगा, वो अपने ख़ास मुलाजिम के हाथ से कुछ खाने पीने के लिए भेज देगा। लेकिन ये उनकी खुशफहमी थी, वो उनकी तरफ पलटकर भी नहीं आया था। आखिर 9 बजे समार्था की माँ कर्राते हुए उठकर बैठ गई। कहने लगी, अरे कुछ तो करना ही होगा, वरना भूखे प्यासे मर जाएंगे। टॉम मॉरिस और साम मॉरिस ने कहा,
ये लड़का संगदिल है, हमें खाने पीने के लिए भी नहीं पूछ रहा है। मुझे तो अपना मंसूबा खाक में मिलता दिखाई दे रहा है। समार्था ने आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखा। नीचे का होंठ फट गया था, एक तरफ का गाल फूल गया था, आंखें सूज गई थीं। वो रोते हुए बोली, मैं मुकाबला हुस्न में शरीक होने वाली थी, उस कमबख्त ने मेरी सूरत बिगाड़ कर रख दी है। अब क्या होगा डैडी? टॉम ने झुंझला कर कहा, तुम्हें मुकाबला हुस्न की पड़ी है? बेवकूफ़ लड़की डॉन मॉरिस को जल्द से जल्द जीतने की कोशिश करो, वरना हम सब डूब जाएंगे। मैं उस अहमक को जीत नहीं सकती। उससे मोहब्बत का इजहार करती हूं तो वह मोहब्बत को समझता ही नहीं है। उसे किसी लड़की में कशिश नजर नहीं आती है। सैम मॉरिस ने चुटकी बजाकर कहा, अब उसे कशिश महसूस होगी। जब वो दवाओं के असर से शहजोर बन रहा है तो औरत के हाथों कमजोर भी बन सकता है। दुनिया का हर शहजोर औरत में कशिश महसूस करता है, औरत में दिलचस्पी लेता है। तुम इस बार उससे मोहब्बत का इजहार करो, उससे शादी के लिए कहो। हमें यकीन है कि वो तुम्हारे दाम में आ जाएगा। 2 दिन तक उस बंगले में गहरी खामोशी रही। टॉम मॉरिस का खानदान एक कमरे में धीमी धीमी सरगोशियों में मसरूफ रहता था। पारस को ये मालूम करने की जरूरत नहीं थी कि वो क्या साजिश करने वाले हैं और आपस में किस किस्म की खिचड़ी पकाने वाले हैं। जो खिचड़ी पकती वो उसके सामने आने ही वाली थी। तीसरे दिन समार्था उसकी ख्वाबगाह में आई। पारस उठकर बैठ गया। वो उसके करीब आकर बोली, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? हाँ, ज़रूर बैठो। वो बैठने लगी तो ये ज़रा पीछे हट गया। उसने पूछा, क्या बात है, मुझसे क्यों कतराते हो? मुझे शर्म आती है। समार्था ने उसे गौर से देखते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आता तुम क्या से क्या हो गए हो। घर से फरार होने से पहले तुम ऐसे ही शर्मीले और कमज़ोर से थे, जब वापस आए तो शहजोर बन गए। हम सबका बुरा हाल कर दिया। मैं तन्हाई में तुम्हारे पास आई हूं तो फिर शर्मा रहे हो। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, क्या मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे? वो जरा और पीछे हटकर बोला, साइंसदान ने समझाया है कि शादी से पहले किसी औरत का हाथ ना पकड़ना। मैं तो कई बार तुमसे कह चुकी हूं, तुमसे शादी करना चाहती हूं, मगर तुम ही मुझसे शर्माते हो, कतराते हो। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? वो सर झुकाकर बोला, तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत। अगर मैं बहुत खूबसूरत हूं तो मुझसे शादी कर लो, फिर तुम साइंसदान की हिदायत के मुताबिक मेरा हाथ पकड़ सकोगे। मैं शादी करना चाहता हूं मगर शर्म आती है। इसमें शर्माने की क्या बात है? देखो, मैं लड़की होकर नहीं शर्माती। ना शर्माने वाली को बेशर्म कहते हैं। क्या तुम्हारे दीदों का पानी मर गया है? वो हंसते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं किसी दूसरे के सामने बेशर्मी करूं तो वो बेहयाई होगी, लेकिन तुम मेरे अपने हो, मेरे जीवन साथी बनने वाले हो। तुमसे मुझे और तुम्हें मुझसे नहीं शर्माना चाहिए। तुम कहो तो मैं मम्मी और डैडी से कहती हूँ, वो फौरन हमारी शादी का इंतजाम कर देंगे। पारस शर्माने लगा। वो फिर कहने लगी, तुम्हारे शर्माने और मुस्कुराने का मतलब है कि तुम्हें मंजूर है। क्या मैं शादी का इंतजाम कर लूं? पारस ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। वो खुश होकर उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, ओह, तुम बहुत अच्छे हो। जिस तरह तुमने शर्माते हुए हाँ कह दिया है, उसी तरह शर्माते हुए शादी के कागजात पर भी दस्तखत कर देना। मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। वो वहां से दौड़ती हुई गई, फिर अपने माँ बाप को यह खुशखबरी सुनाने लगी। सभी खुश हो रहे थे। बाजी फिर पलट रही थी। समार्था की माँ ने कहा, मैं तो कहती हूं लड़के के साथ नरमी से पेश आते रहो। अब जुल्म और सितम को भूल जाओ। अगर जरा सी सख्ती करेंगे तो वो फिर जुनून में मुब्तला होगा। उन्होंने बहुत पहले ही शादी की तैयारियां की हुई थीं। अपने मजहबी मसाइल में पढ़ने के बजाय कोर्ट मैरिज के लिए दरख्वास्त दी हुई थी, जो मंजूर हो चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि डॉन मॉरिस शादी के लिए तैयार है तो उन्होंने देर नहीं की। दूसरे ही दिन दूल्हा दुल्हन को लेकर कोर्ट में पहुंच गए। इससे पहले पारस ने एतराज करते हुए कहा, मुझे शादी पर एतराज नहीं है, लेकिन मेरे ननियान वालों को भी यहां मौजूद होना चाहिए। उन्हें तंजीम वाले मुल्क से बुला लो। टॉम मॉरिस ने कहा, आज शादी होगी, हम कल यहां से तंजीम वाले मुल्क रवाना हो जाएंगे। शादी की खुशियां तुम्हारे ननियाल ही में मनाई जाएंगी। वो राजी हो गया। अदालत में उससे और समार्था से पूछगछ हुई। दोनों की रजामंदी के मुताबिक एक बड़े से रजिस्टर पर उनके दस्तखत दिए गए। निकाहनामे पर भी दस्तखत कराए गए और फिर वो मियाँ बीवी बन गए। अदालत से वापस आकर वो दोनों अपनी ख्वाबगाह में आ गए। पारस ने उसके करीब बैठकर हाथ पकड़ लिया। वो हैरानी से बोली, अच्छा, क्या अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइंसदान साहब ने कहा था
कि शादी के बाद अपनी बीवी का हाथ पकड़ने में शर्माना नहीं चाहिए। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें साइंसदान ने यह भी बताया होगा कि बीवी के पास आने से पहले उसे कुछ तोहफा दिया जाता है। हाँ, तुम जो कहोगी वो दूंगा। समर्था ने तकिए के नीचे से एक फाइल निकाली। उसमें चंद कागजात थे। पारस ने पूछा, ये क्या है? ये तुम्हारे कारोबारी कागजात हैं। अगर तुम इन कागजात पर दस्तखत कर दोगे तो मैं तुम्हारे तमाम कारोबार की मालिका बन जाऊंगी। एक शौहर अपनी बीवी को इससे बढ़कर और क्या तोहफा दे सकता है? अक्लमंद शौहर तोहफे में अपना कारोबार नहीं देता, कारोबार की आमदनी देता है। मेरे कारोबार से जो आमदनी हुआ करेगी, आखिर तुम ही उसे खर्च किया करोगी। फिर ये कागजात रखकर मुझसे सौदेबाजी क्यों कर रही हो? तुम इसे सौदेबाजी समझते हो, लेकिन मैं इसमें अपना तहफ़्फ़ुज़ समझती हूँ। तुम्हारा दिमाग कभी नॉर्मल रहता है और तुम कभी एबनॉर्मल भी हो जाते हो। ऐसी हालत में कारोबार पूरी तरह संभाल नहीं सकोगे। ये कारोबार मेरे हाथ में होगा तो मैं अच्छी तरह देखभाल कर सकूंगी और इसे तरक्की भी दूंगी। देखो, कारोबार कोई समझदार आदमी ही चला सकता है, और मेरी समझदारी का सबूत यह है कि मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगा। समर्था ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगी। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरे साथ मोहब्बत से पेश आओगी तो मोहब्बत मिलेगी। मुझसे नरमी का सलूक करोगी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार करने वाला शौहर साबित होऊंगा। अगर तुम बदमिजाजी दिखाओगी और मुझे तैश दिलाओगी तो मेरे तैश में आने के बाद क्या अंजाम होता है, ये तुम अपने पूरे मैके वालों के साथ देख चुकी हो। मैं तुम्हें तैश दिलाना नहीं चाहती, इंसाफ की बात कर रही हूं। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं या ना गुजारूं, इसका फैसला सिर्फ मैं ही कर सकती हूं। तुम गलत कह रही हो। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। तुम मेरी बीवी बन गई हो। ये कहकर उसने फिर हाथ पकड़ा तो वो हाथ छुड़ाकर उसे मारना चाहती थी। इससे पहले ही पारस ने उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। उसकी हलक से चीख निकली। आधी रात हो चुकी थी। बेटी की चीख सुनकर माँ बाप हड़बड़ाकर उठ बैठे। चचा सामने भी आकर कहा, यह तो समर्था की चीख है। इसके साथ ही दूसरी फिर तीसरी चीख सुनाई दी। वो सब तेजी से चलते हुए बल्कि भागते हुए डॉन मॉरिस के बेडरूम के सामने पहुंचे। फिर दरवाजे पर दस्तक दी। टॉम ने कहा, समर्था, क्या बात है? उसकी मां ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी चीख सुनी है, तुम खैरियत से तो हो? पारस ने एक धड़ाके से दरवाजा खोला, फिर गुस्से से उन्हें देखते हुए उनकी तरफ फाइल बढ़ाते हुए कहा, ये रहे कारोबारी कागजात, इन्हें संभाल लो। उसने फिर दरवाजा बंद कर दिया। टॉम मॉरिस, साम मॉरिस और समर्था की मां खुशी से खिल उठे। उन्होंने जल्दी से फाइल खोलकर देखी। कागज उलट पुलट करने लगे। किसी पर दस्तखत नहीं थे। खुशी जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से रुखसत हो गई। उन सब के मुंह लटक गए। फिर समर्था की मां ने वो फाइल एक तरफ गुस्से से फेंकते हुए कहा, हम बाजी हार रहे हैं। तुमने दौलत के लालच में बेटी एक कसाई के हवाले कर दी है। वो तीनों दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगे। उन्हें कभी कभी कुछ सुनाई देता था। बहुत तवज्जो से सुनने की जरूरत पेश आ रही थी। वो बड़ी देर तक बेचैनी में मुब्तला रहे। फिर अचानक ही उन्हें मौसीकी सुनाई दी। तब उनकी समझ में आया कि दरवाजे के करीब ही रेडियो रखा हुआ है और उसमें से आवाजें आ रही हैं। वो तीनों दूर हट गए। घूर घूर कर उस दरवाजे को यूं देखने लगे जैसे अभी उसे तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। उनके दामाद ने शरारत से वो रेडियो दरवाजे के करीब लाकर रख दिया था ताकि अंदर की आवाज सुनाई ना दे और ससुराल वाले सुबह तक रेडियो प्रोग्राम सुनते रहें। दूसरी सुबह नाश्ते पर उन्होंने अपनी बेटी और दामाद का इंतजार किया। दोनों में से कोई नहीं आया। साम मॉरिस ने एक मुलाजिम से कहा, जाओ डॉन साहब के दरवाजे पर दस्तक दो, उनसे कहो कि नाश्ते पर इंतजार हो रहा है। वो हुक्म की तामील के लिए गया। फिर थोड़ी देर बाद आकर बोला, साहब ने कमरे में नाश्ता लाने को कहा है। समर्था की मां ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मेरा दिल घबरा रहा है। जिसे हम कमजोर और बुज़दिल समझते थे वो कसाई बन चुका है। उसने यकीनन मेरी बेटी को मार डाला है और उसकी लाश के पास बैठा नाश्ता कर रहा है। टॉम ने झुंझलाकर कहा, क्यों बकवास कर रही हो? क्या वो हमारी बेटी को मार डालने के बाद इतनी आसानी से यहां रह सकता है? क्या उसे कानून का डर नहीं है? माना कि वो शेजोर बन गया है लेकिन कातिल नहीं बन सकता। समर्था की मां ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं नाश्ता नहीं करूंगी, पहले अपनी बेटी की खैरियत मालूम करूंगी। वो तेजी से चलती हुई ड्राइंग रूम से निकल गई और डॉन के कमरे के सामने आई। दरवाजे पर दस्तक दी। फिर कहा, समर्था, मैं तुम्हारी मां हूं। हमें 1 बजे की फ्लाइट से तंजीम वाले मुल्क जाना है। क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? दरवाजा खुला। फिर पारस ने झांक कर कहा,
हमने अपना तमाम सामान पैक कर लिया है। हमें फ्लाइट का वक्त मालूम है। हम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। मैं अपनी बेटी से बात करना चाहती हूँ। मैंने उसे कल से नहीं देखा है। तो आप सीधी तरह अपना मकसद बयान करें। हमें फ्लाइट का वक्त क्यों बता रही हैं? अंदर तशरीफ ले आइए। पारस ने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया। वो तेजी से अंदर आई, फिर अपनी बेटी की तरफ देखा। वो पलंग के सिरे पर बैठी नाश्ता करने में मसरूफ थी। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। आंखों में ऐसा खुमार था जैसे पूरी बोतल पीली हो। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो मम्मी। माँ ने करीब पहुंचकर उसे गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम नशे में हो? वो हंसते हुए बोली, हाँ, डॉन के प्यार का नशा है। आप परेशान क्यों हैं? तुम बीमार बीमार सी लग रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप परेशान ना हो। आराम से जाकर नाश्ता करें और रवानगी की तैयारी करें। बेटी, रवानगी से पहले तुम्हारे डैडी तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। वो हंसते हुए बोली, मैं समझ गई। आप लोग कारोबारी कागजात पर डॉन के दस्तखत कराना चाहते हैं। फिक्र ना करें, डॉन दस्तखत कर देंगे, लेकिन अभी नहीं। तंजीम वाले मुल्क पहुंचने के बाद। अब आप जाएं, हमें डिस्टर्ब ना करें। माँ को वहां से जाना पड़ा। उसने टॉम और सॉम के पास आकर कहा, बेटी हाथ से निकल रही है। पता नहीं घर से फरार होने के बाद उस कमबख्त में ऐसी क्या तब्दीलियां आ गई हैं। वो कुछ जादूगर बन गया है। पहले तो कमजोर से शहजोर हुआ, अब ऐसा लगता है जैसे हिप्नोटाइज करना जानता हो। मेरी बेटी को अपना मामूला बना चुका है। वो बड़ी बेपरवाही से कह रही है कि कारोबारी कागजात पर दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन तंजीम वाले मुल्क पहुंचने के बाद। सामने कहा, यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हम तंजीम वाले मुल्क पहुंचने का प्रोग्राम मनसूख करते हैं? टॉम मॉरिस ने कहा, हमारे मनसूख करने से क्या होगा? समर्था उसकी बीवी बन चुकी है। वो उसे अपने साथ ले जाएगा। हम यहां रहकर क्या करेंगे? हमें हर हाल में जाना ही होगा। दिन के 1 बजे वो काफिला तंजीम वाले मुल्क के लिए रवाना हो गया। तैयारे में पारस और टॉम का सामना हुआ तो उसने पूछा, आप कौन हैं? टॉम ने हैरानी से कहा, ये क्या कह रहे हो? तुम अपने अंकल टॉम को नहीं जानते? अब मैं तुम्हारा सिर्फ अंकल ही नहीं, तुम्हारा ससुर भी हूं। पारस ने दोनों हाथों से अपने सर को थाम कर कहा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं बहुत सी बातें भूलता जा रहा हूं। शायद ये उसी दवा का रिएक्शन है। पारस ने अपनी याददाश्त कमजोर करने का ये चक्कर इसलिए चलाया था कि कहीं डॉन के ननियाल वालों को पहचानने में गलती ना हो। वैसे उसने ननियाल वालों के एक एक फर्द की तस्वीरें अच्छी तरह देख ली थीं। उनके मुतालिक डॉन से बहुत कुछ मालूम कर चुका था। इसके बाद भी कोई भूल चूक हो सकती थी, क्योंकि डॉन की दिमागी कमजोरी को सब जानते थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तंजीम वाले मुल्क पहुंच गए। पारस ने तैयारी की सीढ़ी से उतरकर तंजीम वाले मुल्क की सरजमीन पर कदम रखा। फिर चंद लम्हों के लिए रुक गया। अपने तसव्वुर में शीबा को देखा। फिर दिल ही दिल में कहा, मम्मी, मैं आ गया हूं। आज मेरे कदम उस सरजमीन पर हैं जहां आपको दफन किया गया है। आज से इस मुल्क के लोगों का सुकून और इत्मीनान दफन होता रहेगा। ब्लाइंड क्लब के चंद कातिलों को मार डालने से मेरे इंतकाम की प्यास नहीं बुझेगी। पहले इन बदबख्तों ने आपको कत्ल किया, फिर आपकी बहू को अगवा करने की कोशिश की। मैं इन्हें बताऊंगा कि पराई बहू और बेटी वालों की भी इज्जत और गैरत होती है। आपकी ममता की कसम, आज से ये लोग सुकून की नींद नहीं सो सकेंगे। समर्था ने पीछे से आकर पूछा, ये तुम क्यों रुक गए? वो चौंक कर बोला, हाँ, कुछ नहीं। मुझे यहाँ के लोगों की सांसें रुकती दिखाई दे रही थीं, इसलिए रुक गया था। चलो। वो समर्था के हाथ में हाथ देकर आगे बढ़ गया। विजिटर गैलरी में डॉन मॉरिस के ननियाल से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद आए थे। उनमें ख़ास तौर पर डॉन के नाना थे, जिन्हें पारस ने देखते ही पहचान लिया था। फिर फौरन ही आगे बढ़कर गले लग गया। गले लगते ही नाना के पीछे एक हसीन दोशीज़ा दिखाई दी। वो जितनी हसीन थी उतनी ही उदासी थी। उसकी उदासी ने उसके हुस्न को और मशहूर कुन बना दिया था। उस लड़की के आसपास 2 जवान खड़े हुए थे और वो दोनों सॉम मॉरिस और टॉम मॉरिस को घूर कर देख रहे थे। नाना ने उसकी पेशानी को चूम कर कहा, आओ बेटे, अपने अजीज़ों से मुलाकात करो। तुम्हारी तो भूलने की आदत है। मैं देखता हूँ अब तुम्हारा जहन कैसा है। ज़रा इन सब को पहचानो तो। पारस ने कहा, नाना, मैंने आपको पहचान लिया। क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है? नाना ने कहका लगाते हुए कहा, तुम मेरी बेटी के बेटे हो, भला मुझे कैसे भूल सकते हो? अच्छा ये बताओ, ये कौन है? वो एक उधेड़ उम्र के शख्स को दिखा रहा था। पारस ने कहा,
ये हमारे छोटे नाना यानी आपके छोटे भाई हैं। ये हमारी छोटी नानी है और ये दोनों जवान छोटे नाना के साहबजादे हैं और उनके दरमियान खड़ी हुई ये लड़की नैन्सी है, हमारे छोटे नाना की साहबजादी की साहबजादी। उसके नाना ने खुश होकर कहा, भाई जवाब नहीं है, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी हो गई है, तुमने सबको पहचान लिया है। लड़की के पास खड़े हुए नौजवान ने कहा, लेकिन ये भूल गए कि नैन्सी इनकी मंगेतर थी। पारस ने चौंक कर नैन्सी को देखा, फिर हैरानी से समर्था को देखकर बोला, क्यों समर्था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नैन्सी मेरी मंगेतर थी? तुमने ये जानते हुए भी मुझसे शादी क्यों की? उसके नाना ने उसके शाने को थपक कर कहा, बेटे ये घरेलू मसाइल हैं और ये घर नहीं है, एयरपोर्ट की इमारत है, चलो यहाँ से। वो इमारत के एक हिस्से से गुजरने लगे। अचानक ही एक शख्स तेजी से दौड़ता हुआ नजर आया। वो दौड़ लगाता हुआ उधर आ रहा था जहां से तैयारे के मुसाफिर गुजर रहे थे। उन मुसाफिरों में डॉन मॉरिस का पूरा खानदान मौजूद था। उस दौड़ने वाले शख्स के पीछे मुसल्ला सिपाही और अफसरान दिखाई दे रहे थे। एक अफसर ललकारते हुए कह रहा था, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। भागने वाला नादान नहीं था, वो समझ रहा था अफसर मुसाफिरों की भीड़ में उसे गोली नहीं मार सकेगा, क्योंकि निशाना चूकने पर किसी मुसाफिर की मौत वाक़ई हो सकती थी। उनके आगे पीछे भागने वालों को देखकर मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। सब इधर से उधर भागने लगे। पारस बूढ़े नाना को अपने बाजुओं में उठाकर एक तरफ दौड़ लगा रहा था। उसी वक्त समर्था की चीख सुनाई दी। उसने नाना को एक दीवार की आड़ में खड़ा करने के बाद पलटकर देखा तो समर्था उस भागने वाले की गिरफ्त में थी। वो उसकी कनपटी से रिवॉल्वर की नाल लगाकर कह रहा था, खबरदार, अगर कोई मेरे करीब आएगा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। पुलिस वाले दूर ही रुक गए थे, मुसाफिर भी दूर ही दूर थे। फरार होने वाले के सामने खुला मैदान था। वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ बढ़ने लगा। वो दो नौजवान जो नैन्सी के आसपास नजर आ रहे थे, वो रिश्ते में नैन्सी के मामू थे। उनमें से एक मामू ने टॉम मॉरिस को देखकर हिकारत से कहा, तुमने मेरी भांजी नैन्सी के खिलाफ साजिश की थी, अपनी बेटी को चुपचाप डॉन से ब्याह दिया, अब देखो मौत तुम्हारी बेटी के कितने करीब है। टॉम मॉरिस ने गुस्से से कहा, यू शट अप, वो मेरी बेटी को नहीं मारेगा, सिर्फ यरगमाल बनाकर ले जा रहा है। नैन्सी के मामू ने कहा, मैं उसे सिर्फ यरगमाल बनाकर ले जाने का मौका नहीं दूंगा, खुद मुदाखलत करूंगा तो वो जरूर तुम्हारी बेटी को गोली मारेगा। नाना ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? वो फरार होने वाला समर्था की जान जरूर लेगा, साथ ही तुम्हें भी मार डालेगा। मामू ने कहा, मैंने अपनी बहन को जबान दी थी कि मेरी भांजी की शादी डॉन मॉरिस से होगी। मैं जबान हारने वाला नहीं हूं। आज मेरी वो बहन दुनिया में नहीं है, मैं भी अपनी भांजी के लिए जान देकर बहन के पास चला जाऊंगा। ये कहते ही वो अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर छलांग लगाता हुआ फरार होने वाले से कुछ फासले पर पहुंच गया। फिर ललकारते हुए बोला, खबरदार, मैं तुम्हारे जैसे मुजरिमों को फरार होने का मौका नहीं दूंगा। पुलिस वाले कानून से मजबूर हैं, ये किसी शहरी की जान को खतरे में डालकर तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन मैं पुलिस वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये कहते ही उसने ठाई से गोली चलाई। पता नहीं उसने किस पर गोली चलाई थी, समर्था पर या उस फरार होने वाले पर, लेकिन गोली समर्था ही को लगी। उसके हलक से एक चीख निकली और उसकी जिंदगी की वो आखिरी चीख थी। दूसरी बार ठाई से गोली की आवाज सुनाई दी। इस बार फरार होने वाले ने नैन्सी के दिल को निशाना बनाया था। फिर वो पलक झपकते ही छलांगे लगाता हुआ अफसरों की भीड़ में दोबारा पहुंच गया था। ये महज इत्तेफाक नहीं था। उसने भीड़ में पहुंचते ही पारस की गर्दन दबोच ली और उसकी कनपटी से रिवॉल्वर की नाल लगाते हुए बोला, अब मैं इस जवान को गोली मार दूंगा। अचानक टॉम मॉरिस का कहका सुनाई दिया। वो पहले बेटी की मौत पर रो रहा था, अब कहके लगाते हुए कह रहा था, देखो देखो, इसी के लिए रास्ता साफ करने की खातिर एक दुश्मन ने मेरी बेटी की जान ली। अब जिसकी खातिर जान ली गई उसी की जान खतरे में है। अब टॉम मॉरिस मरेगा तो दौलत और जायदाद के सारे झगड़े मर जाएंगे। पारस ने जानबूझकर अपनी गर्दन उस फरार होने वाले के बाजू में फंसा रखी थी, वरना पलक झपकते ही वो उससे निजात हासिल कर सकता था और उसे उठाकर पुलिस वालों की तरफ फेंक भी सकता था। एक पुलिस ऑफिसर कह रहा था, जमाल बिन मुस्तफ़ा, तुम हुकूमत के बागी हो, फरार होने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। जहां भी जाओगे तंजीम वाली ज़मीन तुम्हारे लिए तंग होगी, हर जगह मौत तुम्हारे ताक़ुब में होगी। हम तुम्हें समझा रहे हैं, बेगुनाह मुसाफिरों की ज़िंदगी से मत खेलो, खुद को कानून के हवाले कर दो। उस फरार होने वाले का नाम जमाल बिन मुस्तफ़ा था। उसने रिवॉल्वर की नाल पारस की कनपटी से हटाकर उसका रुख बोलने वाले अफसर की तरफ किया। फिर कहा, मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाला नहीं हूं। तुम मुझे बागी कहते हो, मैं हुब्बुल वतन हूं।
मैं इसी ज़मीन का बेटा हूँ। जिहाद करते करते जान दे दूंगा, मगर सर नहीं झुकाऊंगा। जिस वक्त वो रिवॉल्वर आगे बढ़ाकर उस अफसर को निशाने पर रख रहा था, वो बोल रहा था। जिस वक्त वो रिवॉल्वर आगे बढ़ाकर उस अफसर को निशाने पर रख रहा था और बोल रहा था, उस वक्त पारस रिवॉल्वर के चैम्बर को देख रहा था। ट्राइगर दबाने के बाद चैम्बर जिस समत घूमने वाला था, उस खाने में कोई बुलेट नहीं थी। उसके बाद के चैम्बर वाले खाने भी खाली थे। पारस ने आहिस्तगी से कहा, जमाल बिन मुस्तफ़ा, तुम हुब्बुल वतन हो, लेकिन अनाड़ीपन के बाइस जान से जाओगे। पता नहीं तुम कहाँ से और कब से गोलियां चलाते आ रहे हो। तुमने ये हिसाब नहीं रखा कि 6 गोलियां चला चुके हो और तुम्हारे रिवॉल्वर का चैम्बर खाली है। जमाल बिन मुस्तफ़ा ने बौखलाकर पहले रिवॉल्वर को फिर पारस को देखा। पारस ने जल्दी से कहा, देखो, अपनी बदहवासी जाहिर न करना, इसी तरह डटे रहो और मुझे आहिस्ता आहिस्ता इमारत के बाहर ले चलो। उसने पारस के मशवरे पर अमल किया। रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपटी पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता इमारत के बाहर आ गया। पुलिस वाले उसके पीछे पीछे थे, लेकिन उनके दरमियान काफ़ी फासला था। डॉन मॉरिस का नाना और उसके खानदान के दूसरे लोग हाथ हिला हिलाकर पुलिस वालों से कह रहे थे, प्लीज़ गोली ना चलाना, हमारा नवासा यहाँ बहुत अरसे के बाद आया है, इसकी जान खतरे में है, फॉर गॉड सेक गोली ना चलाना। इमारत के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। वहां भी मुसल्ला सिपाही थे। जमाल बिन मुस्तफ़ा ने कहा, खबरदार, कोई चालाकी ना दिखाना, गाड़ी छोड़ दो, वरना इस जवान को गोली मार दूंगा। वो सब अपने अफसर के हुक्म से गाड़ी छोड़कर दूर चले गए। उसने स्टीयरिंग सीट के पास आकर पारस से कहा, जवान तुम ड्राइव करोगे और मैं पिछली सीट पर बैठूंगा। पारस ने कहा, इस गाड़ी को ले जाने की हिमाकत ना करना, मैंने कनखियों से देख लिया है, ईंधन का कांटा बता रहा है कि पेट्रोल बहुत थोड़ा है, कोई दूसरी गाड़ी पकड़ो। उसने दूसरी गाड़ी पकड़ी, उसके ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला, फिर पारस को उसमें बैठने के लिए कहा। पारस ने स्टीयरिंग सीट संभाली और वो पिछली सीट पर आ गया। पुलिस वाले दूर से देख रहे थे कि उसने पारस को निशाने पर ले रखा है। वो एयरपोर्ट के इहाते से निकलकर एक शाहराह पर पहुंच गए। जमाल बिन मुस्तफ़ा ने पीछे घूमकर देखा। बहुत दूर पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही थी। पारस ने कहा, अपना रिवॉल्वर मेरी सीट की पुश से इस तरह बांधो कि नाल मेरे सर से या गर्दन से लगती रहे। मैं ताक़ुब करने वालों को डॉज देकर गाड़ी किसी गली में ले जाऊंगा। तुम दरवाज़ा खोलकर निकल जाना। वो उसकी हिदायत पर अमल करने लगा। रिवॉल्वर को सीट की पुश से बांधते हुए बोला, जवान, तुम मुझे शदीद हैरानी में मुब्तला कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम एक तंजीम वाले अरब पति के नवासे हो। यकीनन तुम भी तंजीम वाले हो, लेकिन एक मुसलमान की मदद कर रहे हो। तुम चाहते तो मुझे वहीं गिरफ्तार करा सकते थे। फिर तुमने मुझे पुलिस की गाड़ी में जाने से रोका क्योंकि उसमें ईंधन नहीं था। तुम्हारी हाजिर दिमागी का जवाब नहीं। तुमने मेरे रिवॉल्वर के चैम्बर को भी देख लिया और ईंधन के कांटे को भी पढ़ लिया। आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? पारस ने पूछा। तुम मेरी दास्तान सुनना चाहोगे या अपनी जान बचाने की फिक्र करोगे? मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। हम तो मुजाहिद हैं। आने वाला कोई भी पल हमारे लिए शहादत का मर्तबा ला सकता है। मैं तुम्हारे मुतालिक ज़रूर जानना चाहूँगा। अगर खुदा को मंजूर हुआ और आइंदा कभी मुलाकात हुई तो अपने बारे में ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल एक वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साये को भी ये ना बताना कि मैं जानबूझकर तुम्हारा शिकार बना हुआ था और मैंने तुम्हारी मदद की थी। हाँ, मैं समझता हूँ। अगर पुलिस वाले, ये इंटेलिजेंस वाले ये सुन लेंगे कि तुमने मेरी मदद की थी तो वो तुम्हें फ़ौरन गोली मार देंगे। पारस ने कार एक गली में मोड़ दी। थोड़ी दूर तक ड्राइव करता हुआ गया, फिर रफ्तार सुस्त करते हुए बोला, अब यहाँ से निकल जाओ, पिछला दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दो। उसने गाड़ी एक जगह रोक दी। वो फ़ौरन बाहर निकला, फिर दरवाजे को बंद करते हुए बोला, सिर्फ इतना बता दो, क्या तुम मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो उस गली से शाख दर शाख गुजरता हुआ फिर एक शाहराह पर पहुंचा। पुलिस की गाड़ियों ने उसे दोनों तरफ से रोक लिया। 4 पुलिस वाले बुलेट प्रूफ लिबास पहने हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कार की तरफ बढ़ते हुए कह रहे थे, जमाल बिन मुस्तफ़ा, खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो। एक नौजवान की जिंदगी से ना खेलो। इस बार हम तुम्हें बचकर निकलने का मौका नहीं देंगे। कार की तरफ आने वाले रुक गए। एक ने ज़रा झुककर कार के अंदर देखते हुए कहा, अरे, अंदर तो कोई नहीं है। वो सब तेजी से दौड़ते हुए पारस के पास आए। फिर एक ने पूछा, जमाल बिन मुस्तफ़ा कहाँ है? पारस ने सहमे हुए अंदाज में पीछे की तरफ इशारा किया। कार की दूसरी खिड़की से झांककर अंदर देखने वाले सिपाही ने कहा, सर, यहाँ मुजरिम नहीं है, लेकिन उसका रिवॉल्वर सीट की पुश से बंधा हुआ है और ये जवान समझ रहा है कि मुजरिम पीछे बैठा हुआ है।
एक अफसर ने तेजी से करीब आकर पूछा, वो कहाँ गया? सीट की पुश से बंधे हुए रिवॉल्वर को निकालकर पारस के सामने लाया गया। उसे यकीन दिलाया गया कि मुजरिम पीछे नहीं है। तब उसने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो समझ रहा था वो पीछे बैठा हुआ है। तुम्हें कुछ तो खबर होगी, वो किस तरह निकल गया? उसने जरूर दरवाजा खोला होगा। पारस ने कहा, उसने मुझे एक जगह गाड़ी रोकने का हुक्म दिया था और कहा था कि वो सीट पर बैठे बैठे दरवाजे को खोलेगा और बंद करेगा और फिर ये देखेगा कि मैं पीछे पलट कर देख रहा हूं या नहीं। अगर देखूंगा तो वो मुझे गोली मार देगा। लिहाजा मैं सीधा स्टीयरिंग सीट पर बैठा रहा और सामने देखता रहा। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बंद किया। फिर मुझे हुक्म दिया कि मैं गाड़ी आगे बढ़ाऊं। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुझे क्या मालूम था कि वो गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजे को बंद कर रहा है और खिड़की से अंदर झांक कर हुक्म दे रहा है कि मैं गाड़ी आगे बढ़ा दूं। मैं भला क्या कर सकता था? मैं तो समझ रहा था कि अभी तक वो मेरे पीछे है। पारस को पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया। वहीं उसके नाना उसे लेने आ गए। जरूरी कार्रवाई के बाद उसे जाने की इजाजत दे दी गई। जब वो घर पहुंचा तो वहां मातमी सुकूत छाया हुआ था। घर में 2 लाशें थीं, एक समार्था की लाश और दूसरी नैन्सी के मामू की लाश। वो दोनों आपस की दुश्मनी में मारे गए थे और आपस में दुश्मनी करने वाले वहीं एक ही घर के इहाते में बैठकर मातम कर रहे थे। दूसरे दिन डॉन मॉरिस के नाना ने टॉम मॉरिस से कहा, मैं अपने खानदान से दुश्मनी रखने वालों को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा तुम लोगों के लिए होटल में रिहाइश का इंतजाम कर दिया गया है। वहां जाओ और पहली फ्लाइट से इस मुल्क को छोड़ने की कोशिश करो। मैंने कल रात अपना एक आदमी इस्तांबुल भेज दिया है। वो डॉन के बाप का कारोबार संभाल लेगा। तुम वहां जाकर मुदाखलत नहीं करोगे। अगर करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टॉम मॉरिस अपनी बीवी और भाई सैम मॉरिस के साथ वहां से चला गया। वो बुरी तरह बाजी हार चुका था। बाजी जीत लेने के लिए जिस बेटी का सहारा था, अब वो दुनिया में नहीं रही थी। टॉम मॉरिस के नाना बहुत बड़ी स्टील मिल के मालिक थे। उस मिल में डॉन के बाप का हिस्सा भी था। अब तो नाना की तरफ से भी उसे हिस्सा मिलने वाला था। शर्त यही थी कि नैन्सी से शादी की जाए। पारस को शादियां करने से दिलचस्पी नहीं थी, न ही वो इस मकसद के लिए यहां आया था कि समार्था से शादी करे। वो मर जाए तो नैन्सी को अपना ले। नैन्सी के बाद फिर किसी और की बारी आए। वो तो वहां के तमाम आला ओहदेदारों और जिम्मेदार अफसरों की नींदें उड़ाने आया था और इसके लिए तदबीरें सोच रहा था कि ऐसे अफराद तक किस तरह पहुंचा जाए। डॉन के नाना तक पहुंचने के बाद दुश्मनों तक पहुंचना कतरे आसान हो गया था। उनकी स्टील मिल से फौजी अफसरान का ताल्लुक था। उस मिल में जदीद राइफलों की नालें और दस्ते का अंदरूनी ढांचा तैयार होता था। फिर उस राइफल के अंदरूनी ढांचे को असला साज फैक्ट्री में भेजा जाता था। पारस ने नाना से कहा, मैं स्टील मिल देखना चाहता हूं और वहां के कारोबार को समझना चाहता हूं। उसके नाना ने खुश होकर कहा, मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी कि तुम वहां का कारोबार समझो और कारोबार संभालो। मुझे बुढ़ापे में आराम करने का मौका मिलेगा। जब वो स्टील मिल पहुंचा तो नैन्सी वहां मौजूद थी। मुस्कुराकर बोली, मैंने भी कुछ कारोबार सीखा है और कुछ तुम्हारे साथ घूम फिर कर सीख लूंगी। पारस ने कहा, हाँ, कारोबार में औरत साथ हो तो यहां भी घर जैसा दस्तूर होना चाहिए। यानी मिल के अंदरूनी मामलात को तुम संभालो, बैरूनी मामलात से मैं निमट लिया करूंगा। वो करीब आकर बोली, मामलात अंदरूनी हो या बैरूनी, नाना जान का ख्याल है कि हम दोनों को हर जगह साथ रहना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं अपने साय को भी हमेशा अपने साथ नहीं रखता। जब वो धूप में पीछा करता है तो मैं साय में आ जाता हूँ। रोशनी में पीछा करता है तो मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। वो हंसते हुए बोली, हम दोनों अरबपति नाना के नवासे और नवासी हैं। मैं दौलत की धूप में तुम्हारे साय की तरह हूँ। क्या मुझसे बचने के लिए मुफलिसी की छांव में जाना पसंद करोगे? अगर तुम वादा करो कि मेरा पीछा छोड़ दोगी तो मैं अपने हिस्से की दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूंगा। वो एकदम से बिभर कर बोली, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। क्या मैं बदसूरत हूं? क्या मैं हसीन और स्मार्ट नहीं हूं? क्या मुझ में कोई खामी या खराबी है जो तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं नाना से शिकायत करूंगी। ताज्जुब है, मैं सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम लिखना चाहता हूं और तुम बेइज्जती महसूस कर रही हो। एक हसास और खुददार औरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि कोई उस पर थूक कर दौलत की बारिश करे। तुम गलत समझ रही हो। तुम बहुत हसीन हो, बहुत ही अच्छी हो। मैं तुम्हारी कदर भी करता हूं। समार्था से जबरन मेरी शादी हुई थी, वरना मैं शादी करने के हक में नहीं हूं। अभी मेरी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है। अभी मैं दुनिया देखना चाहता हूं और तन्हा रहना चाहता हूं। यही वजह है कि तुमसे दूर रहता हूं। तुम्हें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए।
नैन्सी ने उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुका ली। चंद सेकंड्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाकर फिर देखा। उसके बाद नजरें झुकाते हुए बोली, तुम्हारी आंखों में बला की चमक है, दिल खींचा जाता है। एयरपोर्ट पर तुम्हें देखते ही मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। क्या तुम कोई अमल करते हो? मैं कुछ नहीं करता। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ऐसी चमक है जैसी तुम बयान कर रही हो, हालांकि मैंने कभी महसूस नहीं किया। पारस उसे ये नहीं बता सकता था कि वो शमाबीनी की मशकों से गुजरता रहा है, खुली फजा में मुराकबे के दौरान किसी एक नुक्ते को तकता रहा है। ऐसी मशकों से गुजरने वालों की आंखें अजीब अंदाज में पुरकशिश हो जाती हैं, देखने वालों को अपनी तरफ खींचने लगती हैं। उसने जेब से सियाह ऐनक निकालकर अपनी आंखों पर लगाते हुए कहा, अब मुझे देखो, तुम्हारी नजरें नहीं झुकेंगी, तुम्हारा दिल तुम्हारे ही पास रहेगा, मेरी तरफ नहीं आएगा। उसने नजरें उठाकर देखा, फिर हाथ बढ़ाकर उसके सियाह गॉगल्स को उसकी जेब में ठूंसते हुए कहा, तुम्हारी आंखें खौफनाक सही, ये कुछ कहे सुने बगैर लूट लेती हैं और मैं लुटना चाहती हूँ। बात आगे नहीं बढ़ी। मैनेजर ने आकर इत्तला दी, बर्री फौज के मेजर साहब तशरीफ लाए हैं। वो दोनों मिल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए अपने दफ्तर में आए। वहाँ मेजर मिल के मैनेजर वगैरह पर गरज रहा था, गुस्सा दिखा रहा था। नैन्सी को देखकर जरा नर्म पड़ गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेजर, अगर हमारे आदमियों से कोई गलती हुई है तो मैं उनकी तरफ से मुआफ़ी चाहती हूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मुझे नैन्सी कहते हैं। वो मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराने लगी। मेजर ने उसका हाथ मुसाफे के लिए थाम कर कहा, मुझे मेजर विल्बर्ट कहते हैं। सुना है आजकल तुम फौज का ऑर्डर सप्लाई करती हो? जी हाँ, ये ड्यूटी मैंने संभाल ली है। इस तरह आप जैसे काबिल फ़ख्र मेजर से मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। इनसे मिलिए, ये मिस्टर डॉन मॉरिस हैं, मेरे मंगेतर भी हैं और मेरे बिजनेस पार्टनर भी। मेजर विल्बर्ट ने ज़रा नागवारी से पारस को देखा, क्योंकि रस्मन उससे हाथ मिलाने के लिए उसे नैन्सी का हाथ छोड़ना पड़ रहा था। उसने पारस से हाथ मिलाया, फिर कहा, मैं माल देखना चाहता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। नैन्सी ने कहा, तो फिर आइए, तशरीफ़ लाइए। वो उसके साथ चलती हुई मिल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई एक बहुत बड़े स्टोर रूम में आई, जहाँ फौज के ऑर्डर के मुताबिक माल तैयार रखा गया था। मेजर ने एक राइफल और एक स्टेन गन के आनी ढांचे को देखा। ये राइफलें और स्टेन गनें असला साज फैक्ट्री में जाकर मुकम्मल होती थीं। वो स्टेन गनों और राइफलों को कम देख रहा था, नैन्सी को ज्यादा तक रहा था। फिर उसने मायने खेज अंदाज में कहा, बहुत खूबसूरत है। नैन्सी ने चौंक कर कहा, जी जी हाँ, हम बड़ी खूबसूरती से माल तैयार करते हैं। मिस नैन्सी, ये तुम्हारी डीलिंग का शोबा है, क्या ये बेहतर न होगा कि हम तन्हाई में बैठकर बातें करें? नैन्सी को यह बात नागवार गुजरी, लेकिन वो कारोबारी जहन रखती थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर डॉन मॉरिस का ताल्लुक भी इसी शोबे से है, हम दोनों एक दूसरे के मशवरों से काम करते हैं। पारस ने कहा, नैन्सी, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे दफ्तर में ज़रा काम भी है, तुम मेजर साहब से बातें करके वहाँ चली आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। पारस स्टोर रूम से बाहर आ गया, दफ्तर में आकर बैठ गया। उस दफ्तर में चारों तरफ बड़े बड़े टीवी स्क्रीन थे। मेज़ के पास मुख्तलिफ बटन थे। हर बटन को ऑन करने के बाद मिल के मुख्तलिफ हिस्से नज़र आते थे, जहाँ मजदूर काम करते नज़र आते थे। उसने दफ्तर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर उसने एक बटन को दबाया तो वो स्टोर रूम नज़र आने लगा। नैन्सी और मेजर दिखाई दे रहे थे। उसने आवाज़ के बटन को घुमाया। मेजर कह रहा था, तुम्हारा ख्याल है मैं जज्बाती हो रहा हूँ? चलो यही सही, तुम इतनी हसीन और पुरशबाब हो कि तुम्हें देखकर दिल मचल जाता है। नैन्सी ने कहा, प्लीज़ मेजर साहब, आप कारोबारी बातें करें। कारोबारी बात भी इसी अंदाज में होगी। अगर तुम चाहती हो कि तमाम माल फौरन पास हो जाए और इसका बिल भी अदा कर दिया जाए तो मेरी बात मान लो। आज ये माल हमारी असला साज फैक्ट्री में जाएगा, कल पूरा बिल अदा कर दिया जाएगा। कम से कम 5-6 लाख डॉलर का बिल ज़रूर होगा। ये मामूली रकम नहीं है, देखते ही देखते तुम्हारे हाथ में होगी। दूसरे अफसर इस रकम में से कमीशन मांगते होंगे, मैं तो सिर्फ तुम्हें मांग रहा हूं। वो मुंह फेर कर बोली, सॉरी मेजर, मैं बाजारी नहीं हूं, एक आला खानदान से ताल्लुक़ रखती हूं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल कल ही अदा हो जाए, मैं इसके लिए महीनों इंतज़ार कर सकती हूं। आइए। वो स्टोर रूम से बाहर आ गई। मेजर सोचती हुई नज़रों से देख रहा था, फिर वो भी उसके पीछे चला गया। स्टोर रूम खाली हो गया। पारस ने अपनी जगह से उठकर ऑफिस का दरवाज़ा खोल दिया। थोड़ी देर बाद नैन्सी सुर्ख तमतमाता हुआ चेहरा लिए अंदर आई। पारस ने कहा, तुम एक अच्छी बिजनेसमैन नहीं हो,
वो गुस्से से बोली। यू शट अप, तुम क्या जानते हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम बहुत ही हसीन हो और इतनी कशिश रखती हो कि हर शख्स तुम्हारा मुतालबा करेगा। क्या तुम हर शख्स को गुस्सा दिखाती रहोगी? अगर कोई तुम्हारा मुतालबा करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें जबरन हासिल कर रहा है या तुम उसके सामने मजबूर हो रही हो। क्या ऐसी कोई बात है? वो जरा नर्म पड़ गई, फिर बोली, हाँ ऐसी तो कोई बात नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा थूक दो, मैं मेजर से बात करता हूं। इतने में मेजर आ गया। पारस ने कहा, नैन्सी तुम जाओ, मैं इनसे बात करता हूं। मेजर ने नाकवारी से कहा, अब बात करने के लिए कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूं। जो माल तुम लोगों ने तैयार किया है उस पर मुझे कुछ एतराज़ात हैं। मैं इसकी रिपोर्ट आला अफसरान तक पहुंचा दूंगा। पारस ने मुस्कुराते हुए कहा, आप नाहक नाराज हो रहे हैं। नैन्सी प्लीज तुम जाओ, मुझे बातें करने दो। वो बाहर चली गई। पारस ने एक स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा उधर नजर डालें। मेजर ने उधर देखा। खाली स्टोर रूम दिखाई दे रहा था। फिर उसने सीटी बजाने के अंदाज में कहा, मैं भूल गया था कि इस कमरे में बैठकर स्टील मिल के हर हिस्से को देखा जा सकता है। गोया तुमने मेरी बातें सुन ली थी? हाँ मैंने बातें सुन ली थी और वो काबिल कबूल हैं। आप तशरीफ रखें। मेजर एक आरामदेह कुर्सी पर बैठते हुए बोला, काफ़ी समझदार हो, बिजनेस को अपने नाना से भी ज्यादा चमका दोगे। पारस ने कागज़ और कलम उसी की मेज़ पर रखते हुए कहा, आप माल की रिपोर्ट लिखते हैं, इसे अपनी तरफ से पास करते हैं। वो हंसते हुए बोला, क्या तुम मुझे अनाड़ी समझते हो? पहले मेरा काम होगा। आज रात 9 बजे नैन्सी को मेरे बंगले पर ले आओ। मेजर साहब वो ज़रूर आएगी, लेकिन आपके बंगले में नहीं, क्योंकि आसपास के दूसरे बंगलों में दूसरे फौजी अफसरान रहते हैं और हम एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे ख़ानदान की कोई लड़की रात के वक्त आपके बंगले में देखी जाए। किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां नैन्सी पर और हमारे ख़ानदान पर उंगली उठाने वाला कोई ना हो। मेजर ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, यहाँ के मज़ाफ़ाक़ी हिस्से में एक डाक बंगला है, नैन्सी वहाँ आ सकती है। क्या आप इस बात की ज़मानत दे सकते हैं कि कोई उस लड़की को आपके पास नहीं देखेगा? मैं वादा करता हूँ वहाँ कोई उसे नहीं देखेगा। मैं कैसे मान लूँ? क्या वहाँ डाक बंगले का चौकीदार नहीं होगा? मैं उसे शाम ही को छुट्टी दे दूंगा। पारस ने अपनी जगह से उठकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर ये मामला टन है। मेजर ने उससे मुसाफा करते हुए कहा, इज इट टन? वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद नैन्सी अंदर आई, फिर बोली, तुमने क्या बातें की हैं? वो शैतानी अंदाज में मुझे मुस्कुराते हुए देखकर गया है। तुम चीज ही ऐसी हो, इंसान और शैतान दोनों ही तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं। यू शट अप, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम सारी हसीन औरतें अपनी इंसल्ट खुद करवाती हो। मॉडल गर्ल बनकर इश्तहारों में आती हो। कारोबार समझ में आए या ना आए, अपने मंगेतर पर नजर रखने के लिए खामखा कारोबारी मामलात में टांग अड़ाने के लिए हमेशा मौजूद रहती हो। देखो डॉन, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। देखो नैन्सी, तुम बात बात पर गुस्सा दिखाने लगती हो। कभी तो कुव्वत बर्दाश्त से काम लो और अपने सामने वाले की बातें समझने की कोशिश करो।